हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। पिछले 10-15 डेज से टेस्ट नहीं करवा पा रहे थे, कोई कुछ हेल्थ वगैरह का इशू था, लेकिन अब वापस से हम रेगुलर यहाँ पे टेस्ट करेंगे। देखिए, यूपीएचईएससी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 है, उससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी लेनी है, तो जो टेस्ट फर्स्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो अवेलेबल है, वहाँ जाके आप चेक कीजिएगा। टोटल 917 वैकेंसीज आने वाली हैं, उनका नोटिफिकेशन अब कभी भी आ सकता है। दूसरा, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो उससे हमें सपोर्ट भी मिलेगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। उसके लिए मिनिमल चार्जेज हैं कुछ मंथली, और रेगुलर आपको, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, चैनल को जिन्होंने अभी तक ज्वाइन किया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल आईडी है। आप अपना व्हाट्सअप पे सेंड कर दीजिए डिटेल आपने ज्वाइन किया है, या फिर आप ईमेल पे भेज दीजिए ताकि आपको जो ये पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल है, वो आपको टाइमली सेंड कर दिया जाए। आप चाहते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, आप जहाँ भी चाहते हैं वहाँ आपको जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, उसका स्टडी मटेरियल और जो ये टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं स्पेशली आरपीएससी और यूपीएचईएससी के, उनका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेट्स बिगिन द टेस्ट। मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान रखने वाला दुनिया का पहला मान्यता प्राप्त निकाय कौन सा बन गया है? जितने भी टेस्ट होंगे सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 था, 50 जो अभी लास्ट हुआ है, इन सभी में भी करवाए हैं और अभी 51 के लिए भी करवा रहे हैं। ये आपके एग्जाम तक चलते रहेंगे। मेटावर्स में अपना कार्यालय भी रिसेंटली किसने मान्यता प्राप्त निकाय बन गया है स्थापित करने वाला? देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना होगा मेटावर्स क्या होता है। मेटावर्स, अगर जो हम में से, आप में से रेगुलर न्यूज़ फॉलो करते हैं, अपडेट रहते हैं, उनको पता होगा मेटावर्स क्या है। लास्ट ईयर क्या था, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक, जब उसने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया था, तो उसके बाद में ये कहा जाने लग गया था कि अब ये जो फेसबुक कंपनी है अपना फोकस मेटावर्स टेक्नोलॉजी पे करेगी। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मेटावर्स क्या है, एक टेक्नोलॉजी है और इसका अब लोग यूज भी करने लग गए हैं। कई लोगों ने नाम सुना होगा लेकिन पता नहीं होगा कि मेटावर्स क्या है। भारत में भी, अपने इंडिया में रिसेंटली ऐसे मामले आए हैं जहाँ पे कपल्स ने अपनी पहली बार मेटावर्स क्या, एक्चुअली एक वर्चुअल दुनिया है, वर्चुअल वर्ल्ड है। इस वर्चुअल वर्ल्ड के ज़रिए शादी की और इसी के ज़रिए लोगों को इनवाइट किया। और क्या अभी जो 26 जनवरी था उस पर जो सिंगर हैं दलेर मेहंदी, उन्होंने भी मेटावर्स के ज़रिए लाइव कंसर्ट किया था। तो मेटावर्स क्या है, एक्चुअली ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। वर्चुअल है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें आपको ऐसा एहसास होगा कि आप फिजिकली उस जगह पे मौजूद है। या एक सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि मेटावर्स एक आभासी दुनिया है और इसकी एक अलग पहचान है। इस वर्चुअल दुनिया में आप घूमने फिरने के अलावा लोगों के साथ पार्टी कर सकते हैं, जो आप कल्पना करते हैं वो आप मेटावर्स में कर सकते हैं। सिंपल सा ये है। सो अभी रिसेंटली किसने अपना कार्यालय स्थान इसमें स्थापित किया है? ये किया है AICTE। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएचईएससी ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए इस तरीके के एजुकेशन का है ये। सो ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम में। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जो पिछले 4-5 एग्जाम हुए हैं उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये एक क्वेश्चन है जो आपके जो एग्ज़ाम से लास्ट 6 to 8 मंथ्स में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, चाहे जो नई सरकार बनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कौन राष्ट्रपति बने हैं या प्राइम मिनिस्टर बने हैं किसी कंट्री के, उनका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आपको रेगुलर बेसिस पे एक क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे और करवा रहे हैं।
अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अभी रिसेंटली अल्बानिया के जो राष्ट्रपति बने हैं वो अल्बानिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट ये है कि वो थर्ड ऐसे हैं जो आर्मी से आते हैं। आर्मी का मतलब ये है कि वो जो सशस्त्र बल है उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं, जैसे आर्मी चीफ रहे हों वो बने हैं। पाकिस्तान में तो ये नॉर्मल एक दो बार हो रखा है, कई बार हो रखा है, लेकिन यहाँ पे भी ये तीसरी बार हुआ है कि आर्मी चीफ वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। ये जो बने हैं ये है बजराम बेगज, और ये इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? इलिर मेटा है, वो इनसे पहले राष्ट्रपति थे। और अभी कौन बने हैं अल्बानिया के? बजराम बेगज। ये बने हैं लेकिन अभी इन्होंने शपथ नहीं ली है। नेक्स्ट मंथ जुलाई में लेंगे शपथ, अराउंड 24 या 25 जुलाई को। हाल ही में खबरों में आए मंथन 2022 का संबंध किससे है? देखिए कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कमेंट वगैरह में कि भाई आप इंग्लिश में भी करवाओगे क्या? तो हाँ, इंग्लिश में। देखिए यहाँ पे जो हिंदी में टेस्ट करवा रहे हैं उनका इंग्लिश में PDF अवेलेबल है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं उनको। अदरवाइज यहाँ पे भी आपको इंग्लिश में टेस्ट जनरल स्टडीज़ के करवाए जाएंगे। लास्ट टाइम भी एडवर्टाइजमेंट 50 में भी अराउंड 30+ इंग्लिश में टेस्ट करवाए थे, हिंदी में तो 40+ करवाए थे अराउंड, तो इंग्लिश में भी करवाए जाएंगे। हाल ही में खबरों में आए मंथन 2022। मंथन 2022 क्या है? ये है PSB के लिए जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है, उसके लिए है ये मंथन 2022। आपने सुना होगा ज्ञान संगम फर्स्ट। ज्ञान संगम फर्स्ट शुरू हुआ था 2015 में। फिर ये शुरुआत था PSB में, जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है उनमें सुधार के लिए 2015 में सरकार ने क्या लेके आए थे? ज्ञान संगम फर्स्ट। और उसी के सिलसिले में इन्होंने एक इंद्रधनुष स्कीम, इंद्रधनुष ढांचा, इंद्रधनुष स्ट्रक्चर लेके आए थे, वो भी PSB के लिए लेके आए थे। और उसी का ही अब ये आगे चल के लाए हैं मंथन 2022, ये भी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के लिए। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, ज्ञान संगम फर्स्ट, इंद्रधनुष और मंथन 2022। ये तीनों बैंकिंग क्षेत्र में बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है। एक और मैं आपको बता दूं कि जो इंद्रधनुष है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इंद्रधनुष स्कीम है एक, वो बच्चों के लिए और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए भी है। तो आप जरा इसको पढ़ें तो अपने क्लियर रखें माइंड में कि इनमें क्या डिफरेंस है। फियरलेस गवर्नेंस शीर्षक से विमोचित नई पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? आपके एक क्वेश्चन जो ज़्यादा चर्चा में रहती है बुक, उससे पूछ लिया जाता है, चाहे वो पुराने टाइम का हो या इसी अभी ट्रेंड का हो, इसलिए आपको ये भी अपडेट रहना है बुक्स लिटरेचर वगैरह से। ये जो बुक है फियरलेस गवर्नेंस, ये बुक लिखी है डॉक्टर किरण बेदी ने। ये किरण बेदी ने लिखी है, ये IPS भी रही है और अभी रिसेंटली ये पुडुचेरी की उपराज्यपाल थी वहाँ की। तो इन्होंने लगभग जो 5 वर्ष की सेवा की एज ए पुडुचेरी की उपराज्यपाल, और जो इन्होंने एज ए IPS जो भारतीय पुलिस सेवा है उसमें लगभग 40 ईयर्स का इनका जो एक्सपीरियंस रहा है उसका इस बुक में लिखा है। आपको पता होगा इंदिरा गांधी, इन्होंने किरण बेदी ने एक बार शायद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उनकी गाड़ी को भी टॉ करके ले गई थी पार्किंग से, तो काफ़ी चर्चा में रही है थ्रू आउट अपने करियर में। उसी के बारे में इन्होंने फियरलेस गवर्नेंस बुक लिखी है। ए इसका करेक्ट आंसर है। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? ये सभी क्वेश्चन ये इस तरीके के जो भी रिवॉल्यूशन है, चाहे वो येलो हो, ग्रीन हो, जितने भी रिवॉल्यूशन है आपको पता होने चाहिए किससे रिलेटेड है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन अगर भारत में हरित क्रांति का पिता कौन है, सो जब आंसर होगा भारत की बात करें तो
इंडिया में जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप और जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन है? वर्गीस कुरियन। आप एक बार ये 6-7 है इनकी लिस्ट बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया में अभी रिसेंटली नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये लेबर पार्टी के हैं, और इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे स्कॉट मॉरिसन, वो थे लिबरल पार्टी से थे। अभी ये जो बने हैं ये बने हैं एंथनी अल्बानीज। अभी प्रेजेंटली ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। ये ऑस्ट्रेलिया के 31वें 31st प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये पहले भी ऑस्ट्रेलिया के 2013-14 में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह भी रहे हैं 2007 से 13 के बीच में। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एंथनी अल्बानीज। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में इनको व्यवस्थित करना है। देखिए अगस्त प्रस्ताव कब हुआ है? ये अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार लेके आई थी 1940 में। पूना पैक्ट हुआ है ये 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था, ये 24 सितंबर 1932 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में। अब इसमें कंफ्यूजन है, ये तो क्लियर हो गया 1932 के हैं ये दोनों, लेकिन जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ये हुआ था नवंबर में, 17 नवंबर को। और जो पूना पैक्ट हुआ था ये हुआ था 24 सितंबर को। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या रहेगा। सबसे पहले जो हुआ है पूना पैक्ट, देन थर्ड राउंड टेबल एंड देन अगस्त प्रस्ताव। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है क्रोनोलॉजिकली, चाहे वो मूवमेंट्स का आए या इस तरीके का आए। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? जो गुरुमुखी लिपि है ये गुरु नानक की रचनाएं हैं, इनका भी संकलन किया है, और इन्होंने गुरुमुख लिपि भी शुरू की थी। ये थे गुरु अंगद। देखिए गुरु नानक थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद में जो अपना उत्तराधिकारी है वो नियुक्त किया था गुरु अंगद को, और गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, और इन्होंने ही गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया था, और गुरुमुखी लिपि इन्होंने ही उसका विकास किया था, इन्होंने शुरू किया था। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? देखिए जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें 2-3 चीजें ध्यान में होनी चाहिए। एक तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा प्रेसिडेंट के क्या फंक्शन है। तीसरा प्रेसिडेंट की पावर्स, और स्पेशली जो पार्डन पावर है, माफ़ी वगैरह की, वो पावर पता होनी चाहिए। और अभी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम्स में प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, चाहे इजी आए या टफ आए, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, इनका टेन्योर पूरा हो रहा है 24 जुलाई को। अभी थोड़े टाइम पहले जो इलेक्शन कमीशन है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि 24 जुलाई को इनका टेन्योर पूरा हो रहा है, तो नए प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। वो क्या प्रोसेस अडॉप्ट होता है वो भी आपको देखना होगा। इससे एक क्वेश्चन और जो बन सकता है वो भी हमें पढ़ना ध्यान में होगा, और हम ये रेगुलर करवाते भी रहेंगे कि जो CEC है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त वो हैं राजीव कुमार हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप क्वेश्चन के साथ साथ ही कर लिया कीजिए, ताकि
एक क्वेश्चन की जगह हम 2-3 क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। अब इसमें जो एज का पूछा है, न्यूनतम और अधिकतम, देखिए राष्ट्रपति के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। सो 35 ईयर मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम है उसकी कोई लिमिट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अधिकतम आयु की आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 35 और 65 में अधिकतम आयु की क्राइटेरिया नहीं है राष्ट्रपति का। शून्यकाल शब्द का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया? ये जीरो की बात नहीं कर रहा, ये देखना होगा आपको, शून्यकाल है, जीरो नहीं है। शून्यकाल क्या है? जीरो आवर्स, जीरो आवर्स, जीरो आवर। ये आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जीरो आवर होता है एक। इसका जो आविष्कार है ये 1960 में किया था, और ये किसने किया था? जो प्रेस वाले हैं, मीडिया प्रेस, इन्होंने किया था। पार्लियामेंट्री जो फॉलोइंग्स है, प्रोसीडिंग्स है, उनमें इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है शून्यकाल का, जीरो आवर का। संसद के जो दोनों सदन हैं उनमें जो क्वेश्चन आवर है, प्रश्नकाल है, उसके ठीक बाद में ये जीरो आवर या शून्यकाल इस नाम से जाना जाता है। और ये इसलिए भी क्योंकि दोपहर के 12 बजे से शुरू होता है, 12 बजे से शुरू होता है, 12 बजे बाद से, इसलिए इसको जीरो आवर कहते हैं। और ये किसने शुरू किया है? मीडिया या प्रेस कहें, प्रेस ने। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? ये क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि अभी जब ये कुछ कंट्रोवर्सीज हुई है रिसेंटली पास्ट 5 to 6 मंथ्स में, तो अब भी ये डिमांड की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर ये बंद करे 15 सूत्री कार्यक्रम। एक्चुअली ये 15 सूत्री कार्यक्रम है, देखना होगा क्या है। 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए है, और अल्पसंख्यक समुदाय कौन है? मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है, ये अल्पसंख्यक समुदायों में शामिल है। अब इसमें 15 सूत्री कार्यक्रम क्या है? क्योंकि क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है। जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय है, उन्होंने ये रणनीति अपनाई है कि एक सशक्तिकरण हो, रोजगार हो, इसके लिए किया। तो सबसे पहले तो इन्होंने शुरू की है स्कॉलरशिप स्कीम। ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है, इसके लिए इस स्कॉलरशिप स्कीम प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट आधारित छात्रवृत्ति। एक स्कॉलरशिप होगी प्री मैट्रिक, दूसरी पोस्ट मैट्रिक और तीसरी होगी मेरिट बेस पे। इसके साथ में अभी कई पीएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, नया सवेरा क्या है? वो नया सवेरा भी 15 सूत्रीय कार्यक्रम में से ही है। नया सवेरा है जो सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टर है, उसमें नौकरी पाने के लिए इनको स्किल डेवलपमेंट या प्रतिष्ठित जो संस्थान हैं उनमें टेक्निकल और कमर्शियल पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए जो अल्पसंख्यक समुदाय के स्टूडेंट्स हैं, इस उम्मीदवार हैं, उनको निःशुल्क कोचिंग या उनकी सहायता करना, ये नया सवेरा है। एक सुना होगा आपने नई उड़ान। नई उड़ान क्या है? जो अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उनको यूपीएससी और स्टेट पीएससी में जो बच्चे स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, स्क्रीनिंग मतलब प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर गए, उन अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को सहायता प्रदान करने का काम भी इस 15 सूत्री कार्यक्रम में आता है। पढ़ो प्रदेश, विदेश में पढ़ने के लिए भी ये योजना शुरू की गई है। एक मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना है, वो भी इसी में है, जिसमें पीएचडी वगैरह के लिए फाइनेंशियल एमफिल और पीएचडी के दौरान जो अल्पसंख्यक समुदाय के स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवाना है। गरीब नवाज रोजगार कार्यक्रम है, उस्ताद योजना है। एक नई मंजिल है। नई मंजिल में क्या है? जो मदरसे हैं इनका मॉडर्नाइजेशन वगैरह जो आपने सुना होगा आसाम में या फिर यूपी वगैरह में, तो ये मदरसे का मॉडर्नाइजेशन के लिए एक सेतु ब्रिज कोर्स, ताकि जो मुख्य धारा में छात्रों के मध्य जो शैक्षणिक और कौशल अंतराल है इसको कम करने के लिए एक ब्रिज कोर्स भी इसी में ही है। मैंने ये डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको ये नई मंजिल, नया सवेरा और ये सब आपको पता रहे, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अल्पसंख्यक। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश चारों तरफ से अन्य देशों से घिरा है?
क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो हम नेगेटिव मार्किंग से बच पाएंगे। 30 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है जनरल स्टडीज़ के पेपर में। ऐसा कौन सा यूरोपियन देश है जो चारों तरफ से अन्य देशों से घिरा हुआ नहीं है? देखिए, हंगरी, कोसोवो और चेक गणराज्य, हंगरी, कोसोवो और चेक गणराज्य, ये चारों तरफ से अन्य देशों से घिरे हुए हैं। जबकि स्पेन है, स्पेन के दक्षिण और पूर्व में, स्पेन के साउथ में और ईस्ट में, ये भूमध्य सागर से इसकी बाउंड्री लगती है। जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, उससे इसकी बाउंड्री है, इसलिए स्पेन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत। लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी का सिद्धांत इनमें से किसमें है? इनमें से किसमें बताया गया है जेंडर इक्वलिटी के बारे में? देखिए, ये जितने भी हैं उपरोक्त सभी, ये जो चारों हैं, इनमें लैंगिक समानता के बारे में मेंशन है। बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का अधिकार भी देता है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है, बल्कि उनके फेवर में जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है वो भी रखने की अधिकार देता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये चारों ही सही है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपके सामने करवाए जा रहे हैं, हर क्वेश्चन के पीछे कोई न कोई सोर्स है, कोई न कोई वजह है, चर्चा में है, इसलिए करवाए जा रहे हैं। कोमागता मारू की यात्रा किस स्थान से शुरू हुई थी? देखिए, ये एक्चुअली कोमागता मारू, अब ये क्वेश्चन इसलिए आया है, जो हम पहले वीट वगैरह बाहर भेज रहे थे, तो वीट को अब क्या है कि ये जो जब से ये प्रॉफेट मोहम्मद का इशू हुआ है, कंट्रोवर्सी, उसके बाद से कुछ 2-3 कंट्रीज ने वापस उनको भेज दिया है। जो जहाज थे जो लेके गए थे गेहूं वगैरह, उसको भेजा है वापस की इसी इशू के चलते विरोध में। तो इस तरीके के क्वेश्चन फिर आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये एक जापानी समुद्री जहाज था, 1914 में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें 376 भारतीय सवार थे, लेकिन इससे पहले ये जहाज है, ये 300 से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को लेके और कनाडा में जो ब्रिटिश कोलंबिया तट है वहाँ पे गया था। और इस जहाज को कौन लेके गए थे? किराए पे लिया था इस जहाज को जो गुरदीत सिंह थे, गदर पार्टी के। आपने सुना होगा गदर पार्टी, लाला हरदयाल, तो गुरमीत सिंह ने इसको किराए पे लिया था। अब एक्चुअली कनाडा में क्या कानून था कि जो कॉन्टिन्यूअस पैसेज एक्ट था कनाडा में उस टाइम पे, यानी आप बिना समुद्र में रुके अगर लगातार जहाज से कनाडा के तट पे पहुंचे हैं तो आपको कनाडा में घुसने की अनुमति दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। तो इस जहाज को ये कह के रोक दिया कि आप लगातार नहीं आए हैं। और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का रोल था, तो कुछ कंट्रोवर्सी थी, ये गदर पार्टी के फेवर में नहीं, गदर पार्टी है जो अंग्रेजों के फेवर में नहीं थी, इसलिए इसको ये भी कहा जाता है, इसलिए भी रोका गया था। और ये 6 महीने की यात्रा करके गया था, अभी तो टाइम कम लगता है। बाद में इसको वापस भेज दिया, इसमें कुछ लोग मर भी गए थे जब ये कोलकाता एयरपोर्ट पे, बंदरगाह पे कोलकाता में पहुंचा था जब, तो ये वापस भेज दिया था। इसलिए क्वेश्चन बनाया है। अभी भी ये 2-3 जो भेजे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये चर्चा में भी रहता है। सो अब ये क्वेश्चन क्या है कि यहाँ यात्रा कहाँ से शुरू की थी? ये तो हमने पढ़ लिया कि ये ब्रिटिश कोलंबिया तट पे पहुंचे थे कनाडा में, लेकिन ये हांगकांग से इसकी यात्रा शुरू की थी। जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, मंडल आयोग किसके लिए फेमस है? जो ओबीसी में रिजर्वेशन है, अदर बैकवर्ड कास्ट में रिजर्वेशन दिया है,
वो मंडल आयोग की सिफारिश पे दिया था। मंडल आयोग क्या था? बीपी मंडल इसके चेयरमैन थे। उन्हीं के नेतृत्व में जो अदर दूसरी पिछड़ी जाति है, अदर बैकवर्ड कास्ट थी, उनके लिए बनाया था। ये बनाया था 1979 में। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1980 में। इसमें पेश बताया था 3743 जो कास्ट हैं उनको पिछड़ी जाति में बताया था। और बाद में 1990 में 27% रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी को। जब ये मंडल आयोग बनाया था उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। लेकिन 1990 में जब ये 27% आरक्षण दिया था, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह की सरकार थी। ये दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने ये आपको क्लियर बताया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में कृषि राजस्व पर कर कौन लगाता है? एग्रीकल्चर रेवेन्यू पे टैक्स कौन लगाता है? जो केंद्र सरकार है वो कृषि राजस्व पर कर नहीं लगा सकती है, क्योंकि जो इनकम टैक्स की जो 1961 इनकम टैक्स एक्ट है उसमें ये मेंशन है कि जो राज्य सरकारें हैं वो ही जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टैक्स लगाएंगी। तो आपको ध्यान में रखना है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। हरित जलवायु कोष की स्थापना जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी? यह है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसी में है ग्लोबल, ये फंड है, क्लाइमेट फंड, एनवायरनमेंट फंड, हरित, ये जो ग्रीन एनवायरनमेंट फंड है, इससे रिलेटेड इसकी स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? देखिए, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये इसकी जो स्थापना की थी ये मैक्सिको में की थी। और मैक्सिको में कोप 16 के टाइम पे इसकी स्थापना की थी, कानकून शिखर सम्मेलन में। कानकून शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना की थी। देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है, एक क्वेश्चन आपके कोप से पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली जो हुआ था वो था कोप 26, कोप 26 से कोप 26। कोप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये हुआ था, ये क्लाइमेट पे होता है। ये ग्लासगो में हुआ था, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ग्लासगो में, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और जो नदर्न आइलैंड है वहाँ पे हुआ था, ग्लासगो में। और अगला जो कोप 27 होगा वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, आपका एग्जाम आएगा जब तक ये हो जाएगा या होने वाला होगा। ये नेक्स्ट जो कोप 27 होगा ये होगा इजिप्ट में। और इजिप्ट में भी कौन सी जगह होगा? इजिप्ट में आपको ध्यान में रखना है, ये होगा शर्म अल शेख। ये शहर है इजिप्ट का, शर्म अल शेख। यहाँ पे होगा 7 नवंबर 2022 से, नवंबर 2022 से। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती है? आईसीटी के कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आपने सिलेबस देखा हो तो पता होगा आपको। देखिए, सीडी के अंदर जो डेटा होता है उसको लेज़र बीम के द्वारा एनकोड किया जाता है। और जो इसकी जो सरफेस होता है, सीडी में जो सरफेस होता है इसका, इसमें क्या है, कई गड्ढे जैसे या बम्प बना देता है। ये एक बम्प को, जो ये सीडी वाली भाषा है उसमें क्या बोलते हैं? पिट बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पिट, जिसको जीरो से समझा जाता है। एक बम्प या एक गड्ढे जैसा बन गया, वो इट मीन्स है जीरो। और अगर वो बम्प या गड्ढा नहीं बना तो पिट एब्सेंस को बोला जाता है 1। अब इसमें जो टेक्निक यूज की जाती है वो है लेजर टेक्निक यूज की जाती है इसमें, लेजर बीम। आने वाले टेस्ट में
सारा सिलेबस करवाया जाएगा आपको, चाहे वो ICT हो या कोई भी आपका सिलेबस का टॉपिक हो, सभी करवाएंगे। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? देखिए, पहले तो आपको ये देखना होगा कि स्थायी कार्बनिक प्रदूषक क्या है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, जो हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं POP। POP मीन्स परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये प्रदूषण के जो ये वाहक हैं, इनमें एक्चुअली क्या होता है, कार्बन और क्लोरीन होता है इसमें, उसी को परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बोला जाता है। दूसरा, ये जो बहुपक्षीय सम्मेलन की बात हो रही है जिसमें मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए हुआ था, ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम कन्वेंशन बोलते हैं इसको, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टॉकहोम कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए है, और ये कब से इफेक्ट में है? मई 2004 से। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पहली बात तो एक क्वेश्चन चर्चा में इसलिए है, अभी काफ़ी लोगों ने डिमांड की है कि जो बंदा सिंह बहादुर है, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बंदा सिंह बहादुर, या नहीं पढ़ा है, जो डेली अपडेट रहते हैं न्यूज़ के साथ उनको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ये भारत की रक्षा करने और मुगलों को हराने वाले ये काफ़ी ब्रेव लीडर थे। इनका जो मूल नाम था वो माधवदास था, और इन्होंने ही मुगलों के जो उत्पीड़न है उससे मुक्त करने का शुरुआत की थी। पहले कोई उनके अगेंस्ट नहीं बोलते थे, लेकिन इन्होंने, ये पहले थे जिन्होंने शुरुआत की थी, बंदा सिंह बहादुर। इन्होंने ही भारतीयों को लड़ना, जीतना और स्वतंत्र रहना के लिए प्रेरित किया था मुगलों के उत्पीड़न से। बाद में क्या हुआ कि जून 1761 में ये अपने कुछ साथियों के साथ जा रहे थे, और रास्ते में जो एक तथाकथित सूफी संत है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी कब्र के वहाँ पे ये शहीद हो गए थे। एक्चुअली क्या है कि पहले जो वहाँ कसाई थे, उन्होंने इनके बेटे को, जो जिसका नाम अजय सिंह था, इनकी गोद में ही मार दिया था इनके बेटे को, और ये वहाँ पे बिल्कुल शांत रहे, और बाद में इनकी भी निर्दयतापूर्वक बर्बरता से हत्या कर दी थी। अब क्या है, इश्यू है जो मैंने समझा दिया, और जो मैंने आपको बताया है ये रेफरेंस है PIB का, ये कोई बुक का रेफरेंस नहीं बता रहा हूँ मैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का रेफरेंस बता रहा हूँ आपको, जो ये बताया अभी तक। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अभी डिमांड किया है कि भाई इनका स्मारक बनना चाहिए और इनको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। अब ये किन्होंने किया है? इन्होंने जी किशन रेड्डी को, जो कि मंत्री हैं इन मामलों के, उनको किया है तरुण विजय ने। और तरुण विजय कौन है? ये राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अभी तरुण विजय। आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। नेशनल ये मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनके अध्यक्ष हैं तरुण विजय। जो पांचजन्य है उसके संपादक भी रहे हुए हैं ये तरुण विजय पहले, अगर आप ऐसे नहीं जानते हो तो। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्रोजेक्ट में कौन सी एजेंसी भारत की सहायता कर रही है? देखिए, ये जो एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन है, अगर आपको पढ़ने में टफ लग रहा है, कुछ इंग्लिश मीडियम के हैं दोस्त, उनको थोड़ा लगता है टफ, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, इसमें जो भारत की सहायता एजेंसी कर रही है वो कर रही है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसमें भारत को हेल्प कर रहा है मैनेजमेंट में। अब ये कब शुरू हुआ था? इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट है, इसका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये शुरुआत कब हुई थी इसकी, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन की? इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में,
और 1992 में क्या हुआ था, अर्थ समिट। ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा है लास्ट एडवर्टाइजमेंट में, और अर्थ समिट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 50 से पहले हुआ था एग्जाम 47 में पूछा गया था। 92 में अर्थ समिट हुआ था। ये कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में है ये रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे हुआ था, वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। शायद अब आपके ये क्लियर हो गया होगा। पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी एवं राजमहल पहाड़ियां किस चीज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जो दामोदर वैली है, सोन रिवर वैली है, या राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, ये फेमस हैं गोंडवाना रॉक सिस्टम के लिए। गोंडवाना रॉक सिस्टम, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। और ये जो सिस्टम है गोंडवाना रॉक सिस्टम, ये कहाँ पे है, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू में है ये लगभग 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसके बारे में और आप जरूर पढ़िएगा थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन नवगठित ड्राफ्टिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। देखिए, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके लिए कमेटी बनाई थी 2017 में, 2017 में बना दी थी इसके लिए कमेटी। और इस कमेटी ने 2019 में 2019 में ये अपना जो भी कंप्लीट इनका जो मसौदा था वो तैयार करके और प्रेजेंट कर दिया था गवर्नमेंट को, और ये लागू हुई है 2020 में। अब इसके जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे, जो हमारे इसरो के पहले इसरो के जो रहे हुए हैं इसरो प्रमुख, चीफ ऑफ इसरो, इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, वो इसके अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से महिला विधायकों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ये पहली बार हुआ है कि जो महिला विधायक हैं उनका भी राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ हो, ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखिए, और ये इस जो सम्मेलन हुआ है इसमें खुद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे, और इसका जो समापन था, जो समापन हुआ था, वो उसमें जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी, वो थे। ये इस तरीके के अब बहुत सारी चीज़ें शुरू हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स पूरे होने वाले हैं, उसके में ही ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये तिरुवनंतपुरम में हुआ था, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और तिरुवनंतपुरम पता होगा ये केरला में है। जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे की खबर सबसे पहले किस समाचार पत्र ने छापी थी। देखिए, पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि जुलाई 1905 में जो ये बंटवारा हुआ था 1905 में, इसकी खबर पहली बार छपी थी 6 जुलाई 1905 को। उस टाइम पे अंग्रेज ज़्यादा छापने नहीं देते थे। ये खबर छापी थी संजीवनी समाचार पत्र ने, और संजीवनी समाचार पत्र, इसकी स्थापना किसने की थी, के मित्रा ने। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, करेक्टली मैच कौन सा कर रहा है, करेक्ट मैचिंग। मीथेन सड़ा हुआ कचरा। देखिए, ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है, जो वनस्पति है उसमें क्या होता है, जो दहन है या सड़ने के वजह से उनमें कुछ नेचुरल रूप से मीथेन का उत्पादन होता है। सो ये सही है, सड़ा हुआ कचरा, इससे मीथेन बनता है। नाइट्रस ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन का दहन। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, ये नेचुरली पाई जाती है वायुमंडल में,
और हाल ही के जो रिसेंट ईयर्स हैं उनमें क्या हुआ है कि जो केमिकल है, रासायनिक उर्वरक हैं, उनका यूज़ हुआ है, उसकी वजह से जो फ्यूल बर्न हुआ है इसकी जो है बढ़ गई है मात्रा, उसकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड ये जलने से होता है, जीवाश्म दहन से हम जानते हैं किस चीज़ को जलाने से होता है। CFC एरोसोल स्प्रे, देखिए CFC क्या है, CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप लोगों के घरों में जो AC लगा हुआ है, एयर कंडीशनिंग, अभी तो खैर हटा दिया है, जो 1985 से पहले के बने हुए AC है उनमें CFC होता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब तो चेंज कर दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं आता है, बाकी पहले आता था AC में। ACO, एरोसोलो, स्प्रे कैनो, इनमें यूज किया जाता था। सो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, सही मैच कर रहे हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी हमारी भी कि ताकि आपको और बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहें। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जो सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, दो चीज़ों में आपको अंतर देखना होगा। ये है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और एक है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। ये शिक्षा आयोग है, ये अनुदान आयोग है। जो UGC है उसकी स्थापना नवंबर 1956 को हुई थी और जो ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1948 को। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। इसको राधाकृष्ण आयोग भी बोला जाता है या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं इसको। भारत ने अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास में भाग लेने का फैसला किया। किस समुद्री अभ्यास में? देखिए, जो एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज या वॉर एक्सरसाइज होती है, उन पे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इनको सीरियस लीजिएगा आप। अभी रिसेंटली ये अमेरिका ने किया है, अमेरिका में होगा ये जो एक्सरसाइज है। इससे पहले भारत ने इसी एक्सरसाइज में 2014 में पार्टिसिपेट किया था पहली बार। इसको बोलते हैं रिम पैक, रिम ऑफ पैसिफिक, पैसिफिक रिम ऑफ पैसिफिक या फिर रिम पैक। ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। अभी ये नेवल वॉर गेम है, ये होगा, इसका 28वां एडिशन होगा, अभी 28th एडिशन होगा। और ये कब से होगा? ये जून, अभी 29 जून 2022 से होगा और इसमें टोटल 26 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया? क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये ब्लू ड्यूक भी ध्यान में रखना है। ब्लू ड्यूक स्टेट बटरफ्लाई किस राज्य ने अभी घोषित किया है, और वो भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे। तो विश्व पर्यावरण दिवस को देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस है, ये कब आता है? 5 जून को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है अभी? सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जी ने ये 5 जून को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है ब्लू ड्यूक का, वो क्या है? बासरोना दुर्गा, बासरोना दुर्गा। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा सिक्किम।
हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए अभी ये रिसेंटली लेटेस्ट ऐड हुआ है। बाघ अभ्यारण्य टोटल 52 हो गए हैं। अब ये है राजस्थान में है, ये राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद है आपको ये यूज़फुल लगे होंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सपोर्ट कीजिए आप चैनल को ज्वाइन करके। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।